हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे 45 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है तोता डाली पर बैठा है में कौन सा कारक है? दिया गया है करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। तो जहाँ पे माध्यम का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है? करण कारक। इसकी विभक्ति से या के द्वारा, जैसे कि राम चाकू से फल काटता है या चाकू के द्वारा फल काटता है। तो चाकू क्या है? माध्यम है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। अधिकरण। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में या पर। अपादान कारक की विभक्ति भी क्या होती है? से। लेकिन ये जो है दूर जाने के संबंध में या अलग होने के संबंध में अगर से आता है, या तुलना जहाँ पे की जाती है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते दूर जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं, हम कह सकते हैं। और जब तुलना की जाती है, जैसे कि राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो वहाँ पे भी से अगर आता है तो अपादान कारक हुआ। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का की के या नानी ने या रारी रे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? तोता डाली पर बैठा है, पर आ गया, और पर या में इसकी विभक्ति होती है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? दुष् धन प्रकृति या दो धन प्रकृति या दुष्य धन प्रकृति या दुष्प्र धन कृति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दो धन प्रकृति। यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। और विसर्ग संधि का कौन सा रूल लग रहा है? तो विसर्ग के पहले यदि उ या ई आ जाए और विसर्ग के बाद अगर का हो या खा हो या पा या फा, इनमें से कोई भी व्यंजन हो, तो विसर्ग आपका बदल जाता है। किसमें? विसर्ग चेंज हो जाता है मूर्धन्य सा में। तो यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग है दो में और उसके पहले जो है छोटा ओ की मात्रा है, यानी विसर्ग के पहले क्या है? ऊ है, और विसर्ग के बाद क्या है? पा। तो अगर पा है या फा है या का है या खा और विसर्ग के पहले ऊ या ई है, तो यही रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य सा हलंत के साथ। तो यहाँ पे जो है ये हलंत के साथ सा है, तो इसको आधा सा भी लिख सकते हैं दुष्, और बाकी जो है प्रकृति ऐसे लिख दिया जाएगा। तो दो धन प्रकृति क्या हो जाता है? दुष्प्रकृति। इसी तरह से आपका दो धन कर्म, तो यहाँ भी विसर्ग के पहले ऊ है और इधर जो है का है, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। यह जो है निह धन पक्ष। तो अब आप देखेंगे विसर्ग के पहले क्या है? छोटी ई है, तो छोटी ई होगा तब भी यही रूल लग जाएगा। और इधर पा या फा या का या खा होना चाहिए, तो यहाँ भी यही रूल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? निधन पक्ष हो जाएगा निष्पक्ष। निष्पक्ष। तो फिलहाल यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दो धन प्रकृति। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। दिया गया है अनुवादित। अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। अनुदित यानी अनुवाद किया हुआ। भाग्यमान, भाग्यमान नहीं होता, कि क्या होता है? भाग्यवान होता है। भाग्यवान। और अक्षुण्य, तो अक्षुण्य नहीं होता है, अक्षुण्ण। यहाँ पे दोनों रा होते हैं, एक आधा और एक पूरा, तो अक्षुण्ण हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है अनधिकृत, तो ये जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। एग्जाम में अनाधिकृति करके देता है, अनाधिकृत, तो ये जो है गलत होता है। सही वर्तनी ये होती है अनधिकृत। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। दिया गया है, कौन कहा कि कल छुट्टी है? कौन कहा कि कल छुट्टी है? तो ये जो है इसमें ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कौन कहा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसने कहा। किसने कहा कि कल छुट्टी है, कौन यहाँ पे नहीं होगा। फिर दिया गया है, तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा। तो तब शायद और जरूर,
अब यहाँ पे या तो शायद लगा सकते हैं आप, या ज़रूर लगा सकते हैं। शायद और ज़रूर दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, तो दोनों नहीं लगाया जा सकता। तब शायद यह काम हो जाएगा, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तब ज़रूर यह काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हटाना पड़ेगा आपको, तो ये भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर देखा है पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया। पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया, तो इस वाक्य में जो है कोई गलती नहीं है, और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया। फिर देखा है छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पे छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे छात्रों ने बहुवचन है, तो यहाँ पे किया नहीं आएगा बल्कि किया आएगा। छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब जिसकी पहले से आशा न की गई हो, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व यहाँ पे हो जाएगा। अभूतपूर्व यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। तो यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में तो नहीं, तकनीकी भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में भी नहीं है, काव्य भाषा। तो ब्रज भाषा आपको पता है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की जो है बोली के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, और ये जो है काव्य भाषा के रूप में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। तो काव्य भाषा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संशोधन में उपसर्ग है, संशोधन में कौन सा उपसर्ग है बताना है। दिया गया है सन, सम या सम या सर। तो संशोधन में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सम उपसर्ग। संशोधन जो है सम और शोधन, सम और शोधन से मिलकर के बना है संशोधन। और यहाँ पे संधि भी हो जाती है, सम धन शोधन। यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि अगर दोनों साइड में से किसी भी साइड व्यंजन होता है तो यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे भी व्यंजन है सा, और इधर भी माँ के नीचे हलंत है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, तो दोनों साइड यहाँ पे व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन संधि यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे रूल कौन सा लगता है? तो अगर माँ का मेल होता है किसी भी व्यंजन से, किसी भी वर्ग के व्यंजन से, किसी वर्ग के व्यंजन से, जो 5 वर्ग होते हैं, किसी वर्ग के व्यंजन से, या जो है किसी भी अंतस्थ व्यंजन से, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से। अंतस्थ आपको पता है कि 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म कौन से होते हैं? तीनों, सा और हा। तो ये जो माँ है ये किस में बदल जाता है? ये माँ बदल जाता है अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि बिंदी में जो है बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम धन शोधन, तो इधर ये जो है ऊष्म व्यंजन हो गया और इधर माँ है, तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार यानी कि बिंदी, और आगे जो है शोधन ऐसे लिख दिया जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे सम धन योग, तो क्या बन जाएगा? इधर माँ है और इधर जो है क्या है? या, जो कि अंतस्थ है। ठीक है, तो सम धन योग क्या बन जाएगा? संयोग। क्या जो है सम धन कल्प, तो यहाँ पे माँ है और इधर जो है का वर्ग का व्यंजन आ गया का, तो सम धन कल्प क्या बन जाएगा? संकल्प, संकल्प। या जो है संविधान होता है, सम धन विधान क्या हो जाता है? संविधान। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? धुआं। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर्वनाम लगा करके देख सकते हैं, सर्वनाम मेरा या मेरी, मेरा या मेरी लगा करके देख सकते हैं, या जो है क्रिया से, जैसे कि धुआं उठा या उठी, आप लगा करके देख सकते हैं क्रिया से, या फिर इसके अलावा जो है विशेषण भी लगा करके देख सकते हैं, अच्छा अच्छी, विशेषण जैसे कि अच्छा या अच्छी, या कोई भी विशेषण लगा करके देख सकते हैं, जैसे कि धुआं,
तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, धुआं उठा या धुआं उठी, तो धुआं उठा, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। भत्ता, मेरा भत्ता या मेरी भत्ता, तो भत्ता जो है मेरा भत्ता कहेंगे, मेरा भत्ता बढ़ गया, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। धावा, अब धावा के साथ आप क्रिया लगा दीजिए, धावा बोला जाता है या बोली जाती है, तो धावा बोला गया, ठीक है, धावा बोला जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। सांझ, सांझ हो गई या सांझ हो गया, तो सांझ हो गई, तो यही हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सांझ हो गई। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में समास बताना है, कौन सा होगा, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय। तो नील गाय में समास हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें जो दो पद होते हैं उसमें जो है विशेषण या विशेष का संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, क्या जो है उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, यानी कि इसमें जो पद होंगे उनकी जो है आपस में तुलना की जाएगी। जैसे कि चरण कमल, चरण कमल, तो चरण की तुलना की जा रही है कमल से, चरण जो है कैसे है, कमल जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे कमल हो जाता है उपमान, चरण जो है उपमेय। तो उपमेय उपमान का संबंध जहाँ पे होगा वहाँ भी कर्मधारय समास होगा, तो यहाँ भी चरण कमल में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। और जहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध होगा, जैसे कि नील गाय, नील यानी नीली, और गाय, तो गाय हो जाएगा विशेष और नील हो जाएगा विशेषण, तो विशेषण विशेष का संबंध होगा तब भी जो है कर्मधारय समास होगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि दोनों पद जो है एक अलग अर्थ की ओर संकेत नहीं करना चाहिए, अगर अलग अर्थ की ओर संकेत करेंगे तो वहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ हो जाता है, नीलकंठ, तो नील यहाँ पे विशेषण हो गया और कंठ विशेष है, लेकिन नीलकंठ जो है कहा जाता है शिव जी को, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो जहाँ पे अर्थात आ जाएगा वहाँ पे जो है फिर बहुब्रीहि हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये जो है शिव जी के लिए नीलकंठ शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुब्रीहि हो जाता है। या जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तो पीत जो है यहाँ पे जो है विशेषण हो जाता है, अंबर जो है क्या हो जाता है, अंबर मतलब वस्त्र, विशेष हो जाता है। लेकिन पीतांबर कहते हैं किसको, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को कहते हैं, तो यहाँ भी जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। लेकिन अगर वाक्य में इस तरह से दिया जाए, पीतांबर पहन कर वो मंदिर गया, तो अब यहाँ पे जो है पीतांबर पहन कर वो मंदिर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पीतांबर आएगा वो जो है कृष्ण जी के लिए नहीं आएगा। पीतांबर का मतलब यहाँ पे होगा पीला वस्त्र पहनकर वो मंदिर गया, तो वहाँ पे जो है पीतांबर फिर जो है बहुब्रीहि समास नहीं होगा, फिर जो है कर्मधारय समास होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यह है निम्न में से कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। कीर, कीर, रक्ततुंड, दारिमप्रिय, हारित, तो कीर जो है तोता का पर्यायवाची होता है, रक्ततुंड भी होता है, दारिमप्रिय भी होता है, हारित जो है ये होता है कबूतर का। तो कीर, रक्ततुंड और दारिमप्रिय, और इसके अलावा जो है सुआ, सुआ और सुग्गा और सुख, ये सब जो है तोता के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हारित जो है कबूतर का हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है धन देने वाला के लिए एक शब्द होगा, धन देने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, धनता या धनद या ध्याता या धारक। तो धन देने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा धनद। यहाँ पे धंधा दिया गया है, तो धंधा जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये जो है स्त्रीलिंग, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, धन देने वाली, धन देने वाली। और यहाँ पे धन देने वाला पूछा गया है, तो धनद इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। ध्याता मतलब क्या हो जाएगा, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान करने वाला, और धारक मतलब क्या हो जाएगा, धारण करने वाला, धारण करने वाला, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, आत्मकथा किसने सबसे पहले लिखी थी, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी या राधा कृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जो आत्मकथा लिखी गई थी वो थी मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी।
और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया गया है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया का बहुवचन बताना है, क्या होगा? चिड़िया या चिड़ियों या चिड़ियों या चिड़िए। तो दोस्तों चिड़िया का बहुवचन यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा? तो जहाँ पे भी जिस शब्द में या लास्ट में होगा तो उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन में जो है चंद्रबिंदी आ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? चंद्रबिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक वचन में अगर या आता है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया। चिड़िया जो है इसका राइट आंसर आएगा। जैसे गुड़िया का इसी तरह से हो जाता है, गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िया। या जो है डिबिया का हो जाएगा क्या? डिबिया। या इसी तरह बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिए गए हैं त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में आपको समास बताना है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री या कर्मधारय। त्रिभुज यहाँ पे समास हो जाएगा द्विगु। जहाँ पे पहला पद जो है संख्यावाचक होता है वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह। इसी तरह से आपका त्रिफला, तीन फलों का समूह, या तिराहा, तीन रास्तों का समूह, या चौराहा, चार रास्तों का समूह, या जो है त्रिशूल, तीन शूलों का समूह। तो ये सब भी जो है द्विगु समास हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे अलग अर्थ निकल रहा है वहाँ पे द्विगु नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। जैसे कि चतुर्भुज। जो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह भी होता है, लेकिन चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज विष्णु जी को भी कहते हैं, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पे अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। या जैसे बारहसिंगा होता है, तो बारहसिंगा का यहाँ पे अर्थ ये नहीं होगा 12 सींगों का समूह, बल्कि अर्थ क्या निकलेगा? एक विशेष जानवर। तो यहाँ भी जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बारहसिंगा जो है एक जानवर होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कानन, उदक, विपिन, कांतार। तो कानन मतलब भी जंगल होता है, विपिन मतलब भी जंगल होता है, कांतार मतलब भी होता है। तो यहाँ पे उदक इसका राइट आंसर है। उदक जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो ये जल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा कानन, विपिन, कांतार और इसके अलावा जो है अटवी और अरण्य और वन, ये सब जो है हो जाते हैं जंगल के पर्यायवाची। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ये है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। तो ये जो है लोकोक्ति है, इसका अर्थ आपको बताना है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, बहुत ही नाजुक मिजाज नहीं होगा। डंडी मारने में कुशल व्यापारी। डंडी मारना मतलब तराजू का जो डंडी होता है उसको टेढ़ा करके वो जो है बेईमानी करने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं डंडी मारना। डंडी मारने में कुशल व्यापारी, तो ये नहीं होगा। ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल नुकसान, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो ऐसा व्यक्ति जो जरा सी बात पे खुश हो जाता है और जरा सी बात पर नाराज हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? घड़ी में तोला घड़ी में मासा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिए गए छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये जो छा वर्ण है ये किसके योग से बनता है? तो दोस्तों ये जो है छा, ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो चार जो है संयुक्त व्यंजन है। एक तो आपका हो जाता है छा, एक जो है त्रा, और एक जो है श्रा, और एक जो है ज। तो ये जो छा है ये बनता है का और सा से, हलंत के साथ का यानी आधा का, और ये जो मूर्धन्य सा होता है इससे। और त्रा जो है आधा ता और रा से बनता है, और श्रा जो है ये तालव्य सा और रा से बनता है, और इसको बोलते हैं ज्या। ज़्यादातर लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है ज्या। तो ये जो है आधा जा और यहाँ से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे जो है छा पूछा गया है, तो छा जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर के बनता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए अनंत शब्द का सही संधिविच्छेद क्या होगा?
दिया गया है अन धन अंत। तो यहाँ पे पूरा ना है, यानी कि इधर भी स्वर है छोटा आ और इधर भी छोटा आ स्वर है, तो आ और आ का मेल होगा तो यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस तरह होता तब तो इसका जो है संधि विच्छेद करते तो अनंत हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे तो अनंत है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अन धन अंत, अब यहाँ पे व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ पे ना के साथ हलंत है, यानी आधा ना है, तो यहाँ इसमें स्वर नहीं है, तो अन धन अंत क्या बन जाएगा? अनंत। आधन नंत, तो नंत यहाँ पे कोई सार्थक शब्द होता नहीं, और अन्न धनता ये नहीं होगा, ये जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनधन अंत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है किस शब्द में है। लालिमा, तो लालिमा में जो है प्रत्यय है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, और लालिमा में लाल में इमा लगाया गया तो ये जो है बन गया लालिमा, तो इसमें जो है इमा प्रत्यय है। और दशक, तो इसमें भी प्रत्यय है, 10 में अक प्रत्यय लग गया, तो ये भी जो है प्रत्यय है इसमें। कारीगर, तो कारीगर में भी जो है उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय ही है गर। और पराजय, तो यहाँ पे जो है जय, जय जो है मूल शब्द है और इसमें परा लगा दिया गया तो बन गया पराजय, या जो है पराधन अधीन क्या बन जाता है, या परधन अधीन बन जाता है पराधीन, ठीक है, परधन अधीन, तो यहाँ पे पर उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में पराधन जय, तो यहाँ पे जो है उपसर्ग है पराजय में, और यही जो इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ मतलब अनजान, जो ना जानता हो, और भिज्ञ मतलब जानकार, तो ये जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ। आज्ञ का क्या होता है? विज्ञ। और अभिज्ञ, अभिज्ञ यहाँ पे नहीं होगा, ना ही अतिभिज्ञ होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा विज्ञ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आकुंचन शब्द का विलोम क्या होगा? आकुंचन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकुंचन का मतलब क्या होता है? आकुंचन मतलब सिकुड़ना, तो आकुंचन का हो जाएगा प्रसारण। प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलना। तो आकुंचन मतलब सिकुड़ना और प्रसारण मतलब फैलना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी संकुचन मतलब भी सिकुड़ना होता है, तो ये नहीं होगा, ये तो समानार्थी हो जाएगा आकुंचन का। और विसर्जन, विसर्जन मतलब किसी को विदा कर देना या त्याग करना, और इसका जो है क्या हो सकता है? आवाहन मतलब बुलाना। विमोचन, तो विमोचन मतलब किसी चीज़ को रिलीज करना, पुस्तक का विमोचन होता है, यानी पुस्तक जो है रिलीज की जाती है, यानी उसको जो है मुक्त किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो विमोचन का विलोम क्या हो सकता है? विमोचन का हो सकता है पकड़ना, ठीक है, विमोचन मतलब जो है मुक्त करना, और इसका विलोम पकड़ना हो जाएगा, या गिरफ्तार करना भी हो सकता है, गिरफ्तार करना। तो फिलहाल यहाँ पे आकुंचन का जो है प्रसारण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया है अंतर के पट खोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंतर के पट खोलना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? अपनी ही कहते रहना, अपनी ही कहते रहना, इसके लिए जो है मुहावरा हो जाएगा अपना राग अलापना, हृदय की बात कह देना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हृदय की बात कह देना, अपने दिल की बात कह देना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसके लिए मुहावरा हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अच्छी चीज को खराब करना, इसके लिए जो है मुहावरा क्या हो सकता है? अन्न का कन्न करना, अन्न का कन्न करना। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे बताइए क्या होगा? तालु, मूर्धा, कंठ या ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान जो है कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले हो जाता है कंठ, कंठ हो जाता है, फिर जो है तालु, और फिर जो है मूर्धा, और फिर जो है दंत, दंत हो जाएगा, और फिर जो है ओष्ठ। तो ये जो है 5 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। कंठ में जो है का वर्ग आ जाता है, का वर्ग के सारे व्यंजन, तालु में जो है चा वर्ग, और मूर्धा में जो है का चा टा, का चा टा, और फिर दंत में ता, और फिर जो है पा। तो का चा टा ता पा, ये जो है लाइन से आप याद रखेंगे। तो चा जो है चा और छा, ये जो है चा वर्ग के दोनों व्यंजन है, तो ये जो है किसमें आते हैं? तालु, यानी कि तालब्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा,
जुगुप्सा जो है ये स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है बताना है। करुण, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। रौद्र, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा रस, ऐसा काव्य जिसको पढ़ करके घृणा की भावना उत्पन्न होती हो या जुगुप्सा की भावना उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं विभत्स रस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अद्भुत, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। तो फिलहाल यहाँ पे विभत्स इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे, सूरदास, तो सूरदास की जो है साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, ये सब हो जाती हैं। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद ये जो है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हो जाते हैं। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में आप याद रखेंगे आंसू, आंसू, लहर और झरना, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, और इसके अलावा कानन कुसुम। तो ये जो है प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। जयशंकर प्रसाद जी की ये जो है रचनाएं हो जाती हैं। बाकी प्रेमचंद की जो है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इनके उपन्यास हैं। कबीरदास की जो है साखी, सबद, रमैनी, बीजक, ये सब हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है यद्यपि वो पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर है। यद्यपि वो पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा। तो ये जो है फिलहाल यद्यपि वो पंडित है फिर भी हठी है, ये जो है मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक जो है आश्रित उपवाक्य। तो ये जो है मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य बोलेंगे इसको। और इसका जो है संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य में जो है योजक शब्द लगे होते हैं, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब जो है होते हैं। तो यहाँ दिया गया है वो पंडित है किंतु हठी है, तो यहाँ पे किंतु लगा है योजक शब्द, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो पंडित है किंतु हठी है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बाकी वो पंडित है वो हठी है, तो ये तो दो अलग अलग सरल वाक्य हो जाएंगे, दोनों अलग अलग सरल वाक्य हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। पंडित होने के कारण वो हठी है, तो ये जो है एक सरल वाक्य हो जाएगा। पंडित होते हुए भी वो हठी है, तो ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया गया है तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, देशज है या संकर। तो तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में यूज होते हैं, मतलब उसी तरह से यूज होते हैं, तो उनको बोलते हैं तत्सम। तो यहाँ पे तिलक जो है ये तत्सम शब्द है। तद्भव, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न है, ये संस्कृत से उत्पन्न है लेकिन अब जो है उनका रूप बदल गया है हिंदी भाषा में, तो उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। देशज, तो इनका जो है पता नहीं चलता ये कहाँ से लिए गए, विदेशी भाषा से लिए गए हैं या संस्कृत से लिए गए हैं, ये बस ऐसे ही प्रयोग होने लगे हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उनको बोलते हैं देशज, जैसे कि लोटा, कटोरी, ये सब। संकर, तो संकर जो है दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर के बनते हैं उनको बोलते हैं संकर, जैसे कि रेल और गाड़ी। तो गाड़ी जो है तद्भव शब्द हो जाता है हिंदी का, और रेल जो है, रेल मतलब पटरी, तो ये जो है इंग्लिश का शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है ये हो जाता है संकर शब्द। तो फिलहाल यहाँ पे तिलक का पूछा गया, तो तिलक जो है तत्सम शब्द है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे दिया गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो है इसमें जो है निश्चित नहीं होता है, जैसे कोई या कुछ, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। कोई आ रहा है, इसमें निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें जो है ये या वो जो निश्चित कर देता है, यह किताब मेरी है, तो ये जो है निश्चित कर देता है, तो ये जो है निश्चयवाचक में आ जाएगा। ये या वो, ये सब आ जाते हैं निश्चयवाचक में। संबंधवाचक, जो इसमें जो या सो या जिसकी उसकी जो संबंध प्रकट करते हैं दो बातों में या दो वाक्यों में, जो या सो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो बोगे सो काटोगे, जो सो जिसकी उसकी, ये सब आ जाते हैं संबंधवाचक में। निजवाचक में जो है स्वयं या जो है खुद, और इसके अलावा जो है दो और बच गए, तो एक जो है पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक में जो है इसमें भी 3 भेद होते हैं, एक जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक जो है मध्यम पुरुष,
और एक जो है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो है जो बोलता है, बात करने वाला व्यक्ति, मैं या हम। और मध्यम पुरुष में जो सुनता है, तुम या आप या तू, ये सब आ जाते हैं। और अन्य पुरुष तो मैं और तुम के अलावा जो अन्य होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो या वह, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो पुरुषवाचक हो गया। और इसके अलावा जो है एक आखिरी कौन सा बच गया, तो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जो है क्या या कौन या कहाँ, ये सब आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है कोई आ रहा है, ये जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ये है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। तो यहाँ पे जो है इसका अनुवाद बताना है। आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड मतलब मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं उल्लसित था। उल्लसित यहाँ पे नहीं होगा, उल्लासित होना चाहिए था, लेकिन आई वॉज ओवरजॉयड, उल्लासित का मतलब अलग हो जाता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। मैं खुशी से ऊपर था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो मैं बहुत खुश हुआ या मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये जो है एक ही बात हो जाएगी। तो भाव युक्त शुद्ध अनुवाद हमें अगर चुनना था तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। मेरी खुशी ज़्यादा थी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये जो है इसका भाव युक्त जो है सही अनुवाद हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। दिया गया हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे जो है श्री राम जी सीता जी को जब ढूंढ रहे हैं, तो जो है खग यानी कि पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी भौरों वगैरह से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। तो यहाँ पे जो है कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस या रौद्र रस या संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में आपको पता है कि जहाँ पे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से संबंधित जहाँ पे बात होगी, वहाँ पे ज़्यादातर वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन जहाँ पे दोनों का मिलन का वर्णन होगा, वहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। जहाँ पे विछड़ने की बात होगी, वहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सीता जी विछड़ गई हैं राम से, तो यहाँ पे जो है वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे रूपक होगा या उपमा या श्लेष या मानवीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मानवीकरण। मानवीकरण जब किसी निर्जीव वस्तु को या किसी भाववाचक संज्ञा को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। तो यहाँ पे दिवसावसान यानी कि जो दिन है उसका समय बीत रहा है, शाम का समय है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वो संध्या, संध्या यानी शाम का समय, सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे शाम का जो समय है उसको बताया जा रहा है, वो उतर रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है इसको सजीव की तरह दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मानवीकरण। उपमा में क्या होता है, इसमें सरिस सा सम ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे तुलना की जाती है। और श्लेष में जो है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ पे श्लेष होता है। रूपक में जो है इसमें उपमेय को उपमान बता दिया जाता है डायरेक्ट, जैसे कि सीता का मुख चंद्र है, तो सीता के मुख को चंद्र बोल दिया गया डायरेक्ट, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, रूपक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे परिसी दिया गया है, तो सी देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे उपमा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है, सजीव को निर्जीव की तरह बताया जा रहा है, तुलना नहीं की जा रही है यहाँ पे। हालांकि तुलना भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है मानवीकरण जो है ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मानवीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुतायत में सही प्रत्यय का चयन करें। बहुतायत में प्रत्यय कौन सा होगा बताना है। तो दोस्तों बहुतायत प्रत्यय जो है बाद में लगता है शब्द के, यत है यहाँ पे नहीं होगा। आयत, तो बहुत में आयत मिलता है तो बन जाता है बहुतायत, यहाँ पे आयत प्रत्यय है, बहुत धन आयत बन जाएगा बहुतायत। और इसके अलावा आयत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हो सकते हैं, तो पंच में आयत मिलता है तो बन जाता है पंचायत, या अपनायत, अपना में आयत मिलता है तब भी बन जाता है अपनायत। ठीक है, तो यहाँ पे अपनायत या पंचायत ये भी जो है आयत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाते हैं, तो आयत यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प या पुष्प या प्रसून या सुमन।
तो फूल का तत्सम हो जाता है पुष्प। पुष्प जो है इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी पुष्प और प्रसून और सुमन ये तीनों जो है इसके हो जाते हैं पर्यायवाची हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुष्प। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए हैं प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन जो शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है। विशेषण आपको पता है 4 भेद होते हैं, चारों यहाँ पे दिए गए। सर्वनाम के विशेषण में तो कोई सर्वनाम आता है जो विशेषण की तरह कार्य करता है। परिमाणवाचक जो मात्रा का बोध कराता है, किसी संज्ञा की मात्रा का बोध कराता है। और इसमें भी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक 2 होते हैं। संख्यावाचक में भी संख्या का बोध कराता है, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित 2 भेद होते हैं। और गुणवाचक, तो ये प्राचीन जो है ना सर्वनाम है ना परिमाणवाचक है, मात्रा का बोध तो करा नहीं रहा, ना संख्या का बोध करा रहा है। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो गुणवाचक में चले जाते हैं। गुणवाचक विशेषण जो कि किसी संज्ञा का गुण या दोष या उसकी अवस्था आदि का बोध कराते हैं, तो वो हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये पहला और छठवां ये अपनी जगह पे रहेगा। बाकी यहाँ पे जो या रा लावा है इनको इधर उधर करके एक मीनिंगफुल जो है आपको बनाना है सेंटेंस। दिया गया है कुल मिलाकर आत्मरक्षा। अब इसके बाद आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामलों में महिला आयोग, तो दोस्तों यहाँ पे जो है निपुण किया जाता है लास्ट में है। तो इससे पहले हम ले सकते हैं छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ और लेंगे तो सेंस बनेगा नहीं। तो यानी कि सबसे लास्ट में जो है ला आना चाहिए, ला सबसे लास्ट में इसमें दिए गए हैं, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, उसके बाद वाह आना चाहिए। वाह जो है क्या दिए गए हैं, आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग। और फिर जो है या की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, फिर जो है रा बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि, और फिर जो है ला छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे जो है सेंटेंस का सही सेंस बन रहा है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, वाह या राला। फिर दोस्तों अगला जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से देखा है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, सही बन रहा है। फिर आगे देखा है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो सामाजिक जीवन में इसको करके देखते हैं। इसके बाद या को, तो या जो है इस ऑप्शन में है। और उसके बाद हम लेते हैं ला को, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर यदि क्रोध ना हो तो, और उसके बाद रा को लेंगे मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, और फिर जो है वाह कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। बिल्कुल यहाँ पे जो है सेंस बन रहा है, तो इसलिए या ला रावा ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने तरह के होते हैं, 8, 4 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्नवाचक, तो इसमें जो है प्रश्न कोई पूछा जा रहा होगा तो आसानी से पहचान सकते हैं। विस्मयवाचक जिसमें आश्चर्य कोई प्रकट किया जाएगा, घृणा या जो है आश्चर्य घृणा या हर्ष आदि का भाव जहाँ पे प्रकट होगा वहाँ पे विस्मयवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक जिसमें कोई विश की जाएगी, तो ये जो है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये जो है इच्छावाचक हो जाएगा। इसमें कोई विश की जाएगी, इच्छा प्रकट की जाएगी, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ पे इच्छा ही प्रकट की जा रही है, विश किया जा रहा है, तो इसलिए इच्छावाचक हो जाएगा। यहाँ पे निषेधवाचक, इसमें जो है नकारात्मक वाक्य जहाँ पे किसी कार्य के ना होने का बोध हो वहाँ पे जो है निषेधवाचक, जैसे कि राम स्कूल नहीं गया, तो ये जो है निषेधवाचक हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो विधिवाचक होता है, विधिवाचक या इसको विधानवाचक बोलते हैं, जहाँ पे कार्य के होने का बोध होता हो, जैसे कि राम स्कूल गया या राम स्कूल जाता है, तो ये हो जाता है विधानवाचक या विधिवाचक। इसके अलावा आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में जो है कोई आज्ञा दी जाती है, जैसे कि रमेश स्कूल जाओ, तो आज्ञावाचक हो जाएगा वहाँ पे। संदेहवाचक, इसमें जो है संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे कि शायद आज मेहमान घर पर आए, संदेहवाचक हो गया। और एक जो है लास्ट हो जाएगा संकेतवाचक, संकेतवाचक में जो है संकेत कोई दिया जाता है, इसमें ज़्यादातर इस तरह के वाक्य आते हैं, जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये जो है संकेतवाचक हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे इच्छावाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में समास बताना है, कौन सा हो जाएगा, अभिभाव,
द्वंद्व या तत्पुरुष या कर्मधारय। तो पथभ्रष्ट, इसका समास विग्रह क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि जब समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति प्रकट होती है तो वहाँ पे जो है कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष। और जिस कारक की विभक्ति आती है वही तत्पुरुष हो जाता है। और यहाँ पे से जो है करण कारक की भी विभक्ति होती है और अपादान कारक की भी होती है। तो यहाँ पे जो है कौन सा होगा? तो से करण कारक जो है, करण कारक जो होता है से, वो माध्यम के लिए होता है, माध्यम का जहाँ पे बोध होता हो। और अगर दूर जाने या अलग होने के संबंध में से आता है तो वहाँ पे जो है अपादान, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा, क्योंकि पथ से भ्रष्ट यानी पद से वो भ्रष्ट हो गया यानी अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग या दूर जाने का जहाँ पे बोध होगा वहाँ पे जो क्या हो जाएगा? अपादान। तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है, ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार बताइए। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों, यहाँ पे ज्यों आपको दिख गया, आसानी से आप लगा सकते हैं उत्प्रेक्षा, जहाँ पे मनो, मनो मानो या जनहु जानो, जनहु, जनु जानो, जनु जानो या ज्यों, ये सब शब्द जहाँ पे आपको दिख जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा, जहाँ पे उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, सत्याग्रह का सही सन्निविच्छेद है। सत्याग्रह, तो यहाँ पे जो है इसका सन्निविच्छेद क्या हो जाएगा? सत्याधन ग्रह नहीं होगा, सत्यधन आग्रह नहीं होगा, सत्यधन ग्रह भी नहीं होगा, सत्यधन आग्रह। यहाँ पे आग्रह जो है एक सार्थक शब्द हो जाएगा। सत्य कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे बड़ा आ है आग्रह में, तो आ और आ मिलकर के आ बन गया, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि। तो जहाँ पे भी आ आपको दिखने को मिल जाए या ई, ठीक है, या जो है री की मात्रा मिल जाए तो वहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। इसमें जो है या तो आ या आ का मेल होगा किससे? आ या आ से, तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई का मेल होगा छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा, यानी दीर्घ ई बनेगा। और इसके अलावा री का मेल होगा री से, तो री बनेगा। और एक जो है बच गया छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, सत्यधन आग्रह। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला दिया गया है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है, क्या होगा? सम्मेलन का प्रयोजन या आरक्षण या आयोजन या संगठन। तो सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ऑप्शन सी यहाँ पे आयोजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हुए उर्वशी समान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, यमक, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति। तो पर वारों उर्वशी, यहाँ पे उर्वशी आप देखेंगे 3 बार आया है, और लेकिन तीनों जगह इसके अलग जो है अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ पे एक शब्द जो है कई बार आता है, एक से अधिक बार आता है, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है यमक अलंकार। यमक इसका राइट आंसर होगा। जैसे कनक कनक तेसो गुनी, तो उसमें जो है एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का धतूरा, तो वहाँ पे यमक हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी मतलब यहाँ पे हो जाएगा अप्सरा, जो उर्वशी जो है अप्सरा थी, यानी कि राधिका से कहा जा रहा है सुन राधिके सुजान, तो पर वारो उर्वशी, तुम पर जो है अप्सरा उर्वशी जो है उसको वारा जा सकता है। तू मोहन की उर्वशी, अब यहाँ पे इस उर्वशी का मतलब है कि दिल में बसी, तू मोहन की उर्वशी यानी तू मोहन के दिल में बसी है, कह हुए उर्वशी समान। और इस उर्वशी का मतलब क्या हो जाएगा? इस उर्वशी का मतलब हो जाएगा गले की माला, उर्वशी मतलब गले की माला, कंठमाला, ठीक है। तो तू मोहन के दिल में इस तरह से बसी है जैसे कि कोई गले की माला होती है किसी के गले में, तो उस तरह से जो है, तो यहाँ पे जो है यमक हो जाएगा, क्योंकि तीनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यह है, जी सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इन पंक्तियों में छंद बताना है। तो यहाँ पे जो है मात्राएं गिनना मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे एक मात्रा होगी, यहाँ पे एक 1 2 3 4
5 6 7 8 और यहाँ पे 2 मात्रा लगी, 8 2 10 11 और 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले पद में 11 और दूसरे पद में 13। तो विषम में 11 मात्रा किस में होती है? विषम चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा में। तो यहाँ पे हो जाएगा सोरठा। आगे भी आप गिन सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि पहले में ही हमने चेक कर लिया है। तो पहले पद में अगर 11 है तो तीसरे में भी 11 होंगी और दूसरे में 13 है तो चौथे में भी 13 होंगी। तो यहाँ पे जो है सोरठा हो जाएगा। दोहा इसका उल्टा होता है। दोहा में जो है जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती है और जो दूसरा और चौथा यानी सम चरण होता है उसमें जो है 11 मात्राएं होती है। ठीक है। बरवे में जो सम चरण होता है और विषम यानी पहला और तीसरा, तो विषम में जो है 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, यानी दूसरा और चौथा चरण में 7 और पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं। रोला में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं और इसकी 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति जिसको विराम कहते हैं, जहाँ पे रुका जाता है, तो 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो उसको बोलते हैं रोला। तो फिलहाल यहाँ पे सोरठा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये जो है आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आज का। देखा है निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो छंद आपको पता है जो है 2 तरह के होते हैं, एक जो है मात्रिक और एक जो है वर्णिक। तो जिसमें मात्राएं गिनी जाती है वो जो है मात्रिक छंद हो जाते हैं और वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। मात्रिक छंद जो है 3 तरह के होते हैं, एक जो है सममात्रिक, इसमें जो है सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। इसमें आपका हो जाता है चौपाई, आपका आ जाता है चौपाई, और इसके अलावा जो है गीतिका या हरि गीतिका या जो है रोला, तो ये सब जो है सममात्रिक हो जाते हैं। इसके अलावा अर्ध सममात्रिक में क्या होता है? तो इसमें जो है सम चरण में अलग मात्राएं होती हैं, विषम चरण में अलग मात्राएं होती हैं। सम चरण में समान मात्राएं होंगी और विषम चरण में समान मात्राएं होंगी, लेकिन सम विषम में अलग अलग होंगी। जैसे कि दोहा में विषम में जो है 13 मात्राएं और सम में 11 या सोरठा में विषम में जो है 11 और सम में 13। तो दोहा हो गया, सोरठा हो गया या बरवे हो गया। तो ये सब जो है आधा सम मात्रिक में आ जाते हैं। और तीसरा हो जाता है आपका विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक में जो है इसमें जो है 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक में 6 चरण होते हैं और सब में जो है समान मात्राएं नहीं होती हैं। और इसमें जो है कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें 2 आते हैं आपके, एक तो कुंडलिया और एक जो है छप्पय। कुंडलिया और छप्पय ये जो है विषम मात्रिक हो जाएंगे। और वर्णिक छंद, तो इसमें वर्ण गिने जाते हैं और इसमें जो है आपका सवैया आ जाता है, सवैया या उपेंद्र वज्रा, ये सब जो है छंद आ जाते हैं वर्णिक छंद में। तो फिलहाल यहाँ पे जो है पूछा गया कौन मात्रिक छंद है, तो दोहा भी है, चौपाई भी है, रोला भी, ये सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।